Hello everyone, welcome to Prince Civil Services YouTube channel. I am Dheeraj Rajpreet and I warmly welcome you all to yet another session of Polity through MCQs. This is our 11th test. तो हम इस सेशन में प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो सिर्फ पॉलिटी सेक्शन से आए। तो अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी है, इससे पहले हम 10 टेस्ट में 2022, 2021, 2020 एंड 2019 ये 4 साल के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीलिम्स में पॉलिटी से रिलेटेड वो सब डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो आपको क्लासेस देखनी है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 2018 के क्वेश्चंस। 2018 में टोटल 12 क्वेश्चंस आए थे पॉलिटी से और इसे मैंने आपके लिए 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सो टुडे विल डिस्कस द 4 क्वेश्चंस एंड द रिमेनिंग 8 क्वेश्चंस इन द अपकमिंग 2 सेशंस। सो लेट्स स्टार्ट our today's session 2018 prelims part 1. This is our first question. तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं, देखिए कितने स्टेटमेंट हैं, 2 स्टेटमेंट, एलिमिनेशन मेथड यूज नहीं होगा। क्या ढूंढना है हमें? करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेटमेंट। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स shall be instituted against the governor of a state in any court during his term of office. तो जब तक गवर्नर अपना कार्यकाल कंप्लीट नहीं कर लेते, अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर लेते, उनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं लागू हो सकती या शुरुआत नहीं हो सकती किसी भी कोर्ट के थ्रू। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो आर्टिकल 361 ये स्पेशल प्रिविलेजेस देता है गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों को कि इनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं हो सकती किसी भी कोर्ट में, इनको जेल नहीं की जा सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई क्राइम करे तो उन्हें सजा नहीं मिलेगी। इसका बस ये मतलब है कि क्योंकि ये पोजीशन बहुत ज़्यादा डिग्निफाइड है, गवर्नर की पोस्ट, प्रेसिडेंट की पोस्ट बहुत ही डिग्निफाइड है, तो इसलिए हम उस डिग्निटी की वजह से, उस पोस्ट की डिग्निटी की वजह से उस पर्सन को जब तक वो उस पोस्ट पे है तब तक सजा नहीं देंगे। दैट मीन्स कि एक बार वो गवर्नर की पोस्ट से हट गए या प्रेसिडेंट की पोस्ट से हट गए, उसके बाद ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती है। ओके, सो दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। Let's see the second statement. The emoluments and allowances of the governor of a state shall not be diminished during his term of office. यानी कि उनको जो भी अलाउंसेस मिलते हैं, भत्ता वगैरह, जो भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस, सैलरी के अलावा जो चीज़ें मिलती है और जो भी अमोल्यूमेंट्स मिलते हैं यानी सैलरी वगैरह मिलती है, ये सारी चीज़ें उनके टेन्योर के टाइम में कम नहीं की जाएगी। देखिए बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज जब गवर्नर अपनी पोस्ट पे एक अनबायस्ड तरीके से एक्ट कर रहे हों और अगर सैलरी, अमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस ये अगर चेंज नहीं होते यानी कि वो फिक्स्ड रहते हैं जब तक उनका टेन्योर है, तो ये उनकी जो अनबायसनेस है उसको सुनिश्चित करता है, उसे एक तरह से कंफर्म कर लेता है। वरना अगर उनकी सैलरीज, अमोल्यूमेंट्स अगर बार बार चेंज की जा सकती है, लेजिस्लेचर चेंज कर सकता है या एग्जीक्यूटिव चेंज कर सकता है, तो यहाँ पे कुछ बायसनेस आ सकती है उनके एग्जीक्यूशन में। तो इसलिए ये पावर दिया गया है गवर्नर को। एक्चुअली ये पावर नहीं, एक प्रिविलेज है गवर्नर के लिए कि ये उनकी सैलरी वगैरह कम नहीं की जा सकती, अमोल्यूमेंट्स कम नहीं किए जा सकते। दिस इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 158 दैट गवर्नर्स अमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस विल नॉट बी डिमिनिश्ड, कम नहीं किए जाएंगे जब तक कि उनका टर्म चल रहा है। ओके, सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो विल गो विथ सी, बोथ 1 and 2. Let's see the next question. Which of the following are regarded as main features of rule of law? Let's see, rule of law इससे previously हम discuss कर चुके हैं एक सेशन में। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज वॉच द प्रीवियस सेशंस। देखिए रूल ऑफ लॉ डाइसी ने दिया था। ये रूल ऑफ लॉ हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंक्लूड किया है एंड इट हैज बीन टेकन फ्रॉम यूके, रूल ऑफ लॉ। और यूके में प्रोफेसर डाइसी इन्होंने दिया था रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के 3 एलिमेंट देखे थे हमने। एक कि कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होंगे किसी के पास भी। दूसरा, सभी को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, कोई भी किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, यानी लॉ के अकॉर्डिंग हर कोई बराबर है, लॉ के सामने हर कोई बराबर है। एंड थर्डली दैट जो भी कोर्ट्स हैं या फिर अब कोई भी क्राइम होता है तो सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा बाय ऑर्डिनरी कोर्ट्स, यानी उनके लिए कोई अलग से स्पेशल कोर्ट्स नहीं बनाए जाएंगे। ऑल्सो देयर वाज एन एड ऑन फीचर जो यूके में प्रेजेंट है, थर्ड वाला, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है
वो एक रिजल्ट है लोगों के राइट्स के थ्रू वो कॉन्स्टिट्यूशन बना है। हालांकि ये वाला पॉइंट हमारे इंडिया में लागू नहीं होता, बिकॉज आर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पहले बना है और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें अधिकार मिले हैं। सो वी हैव बीन गिवन राइट्स थ्रू आर कॉन्स्टिट्यूशन। सो उल्टा है, यूके में उल्टा है कि लोगों के जो राइट्स हैं उसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन बना है। ओके, सो ये दो पार्ट तो है ही। अब देखने की कोशिश करते हैं कि जो ये दो पार्ट यदि तीनों ही पार्ट अगर हैं तो कहाँ पे ये कौन सा पार्ट, कौन से ये जो फीचर्स हैं ये उसके साथ अलाइन हो सकते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट वन, लिमिटेशन ऑफ पावर। यस, बिल्कुल, मैंने कहा एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस नहीं होगी, कोई भी विशेषाधिकार नहीं दिए जाएंगे। दैट मीन्स लिमिटेशन ऑफ पावर। यस, फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट। सो विल एलिमिनेट वन बाय वन, बिकॉज देखिए 4 है हमारे पास, तो एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, एक चला गया। नाउ सेकंड हम देख सकते हैं, यस सेकंड के थ्रू भी आएगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये तो सीधा सीधा है, यानी लॉ के सामने आप सभी लोगों को इक्वल ट्रीट करेंगे, लॉ सभी को इक्वल ट्रीट करेगा। यस, सेकंड इज आल्सो करेक्ट, तो एक और एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास रह गए हैं, देखिए 4 तो कॉमन है, इसका मतलब 4 तो आ जाएगा। हमें डिसाइड करना है क्या 3 ऑप्शन में रहेगा या नहीं रहेगा। नाउ सी, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट। नाउ पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, ये जनरली एक ड्यूटी जैसा साउंड कर रहा है ना, ये ड्यूटी की तरह साउंड कर रहा है कि यस पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, बट ये किसी भी तरह से रूल ऑफ लॉ का पार्ट नहीं है। ये रूल ऑफ लॉ का पार्ट नहीं है। जो तीनों पार्ट हमने बात की, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल ट्रीटमेंट बाय द कोर्ट्स, एंड फाइनली हमने ये भी कहा था कि जो राइट्स हैं दे हैव प्रोड्यूस द कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि ये यहाँ पे लागू नहीं होता, बट हम कोशिश कर रहे थे कि क्या पता इसमें से कोई अगर मैच होता है, तो ये मैच बिल्कुल नहीं होता थर्ड, सो विल नॉट गो विथ 3, यानी ये एलिमिनेट कर देंगे, विल कम विथ सी, 1, 2 एंड 4। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। Let's move on to the next question. Now consider the following statements. दो statement है, क्या ढूंढना है हमें? Correct statement ढूंढना है। Let's see the first statement. The Speaker of Legislative Assembly shall vacate her office if he or she ceases to be a member of the assembly. Okay, so ये कह रहे हैं कि स्पीकर जो है अपनी पोजीशन जो है, सीट जो है वो खाली कर देंगे। अगर वो उस हाउस के मेंबर ही नहीं रहे तो वो स्पीकर भी नहीं रहेंगे। ही वुड वेकेट दैट सीट। सो इज दिस करेक्ट? यस, दिस इज करेक्ट, बिकॉज ये मेंशन्ड है आपके आर्टिकल 179 में, दैट अगर स्पीकर जो है स्पीकर कब अपनी पोजीशन जो, या स्पीकर की जो सीट है वो कब वेकेट हो जाएगी, यानी खाली कब हो सकती है, किस कंडीशंस में हो सकती है। तो यहाँ आर्टिकल 179 मेंशन करता है आपके स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, दैट आइदर उसे वो रिजाइन कर दे या फिर उसे रिमूव कर दिया जाए या फिर मेंबरशिप सीजेस, यानी इसकी मेंबरशिप खत्म हो जाए। तो ये वाला ही ऑप्शन है हमारा थर्ड वाला, या वो रिजाइन भी कर सकते हैं, रिमूव भी किया जा सकता है उन्हें, बट यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा है? इफ ही सीजेस टू बी ए मेंबर, यानी वो लेजिस्लेटिव असेंबली के, उस हाउस के मेंबर नहीं रहते तो उसी के साथ वो वहां के स्पीकर भी नहीं रहेंगे उसी वक्त। सो यस, दिस इज करेक्ट। सिमिलर टाइप ऑफ आर्टिकल related to the speaker of Lok Sabha is article 94। एकदम सेम टू सेम यही है, वो भी रिजाइन कर सकते हैं, उन्हें रिमूव किया जा सकता है, या फिर उनकी मेंबरशिप खत्म हो जाए तो जो स्पीकर है लोकसभा के, ही विल आल्सो सीज टू बी द स्पीकर। लेट्स सी द सेकंड स्टेटमेंट। व्हेनेवर लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व्ड, द स्पीकर शैल वेकेट इमीडिएटली हिज हर सीट, शैल वेकेट हिज हर सीट आएगा यहाँ पे, सीट इमीडिएटली। तो अगर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, वो अगर डिसॉल्व हो जाती है, उसका विघटन हो जाता है, तो क्या वो उसी वक्त अपनी सीट को खाली कर देंगे? सो नो, दिस इज नॉट करेक्ट। सेम आर्टिकल 179 मेंशंस दैट जो अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी तो जो स्पीकर है, ही विल नॉट वेकेट हिज सीट इमीडिएटली, हाथों हाथ वो उस सीट को खाली नहीं करेंगे, बिकॉज सी स्पीकर की जरूरत होती है एक तरह से। ये जो सीट है, ये पोजीशन जो है, ये एक सिंबल है उस हाउस की यूनिटी का। ही एक्ट्स एज द लीडर ऑफ द हाउस,
यानी कि एक तरह से उसका डेकोरम मेंटेन करना या फिर उसके एक तरह से प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ये। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हमेशा होना चाहिए। इसी थीम को लेते हुए यहाँ पे अगर उस डिसॉल्व हो जाती है, यानी या फिर उसका टेन्योर कंप्लीट हो जाता है, असेंबली 5 साल बाद में अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी या फिर जल्दी भी डिसॉल्व कर सकते हैं। उस केस में स्पीकर वो सीट खाली नहीं करेंगे, इलेक्शन होगा, इलेक्शन होने के बाद जो नई असेंबली आएगी, उसकी जब पहली सिटिंग होगी, उसके जस्ट पहले वो अपनी सीट खाली करेंगे। तो ये एक फॉर्मली कब खाली करेंगे, अपनी सीट कब वेकेट करेंगे, जस्ट बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यू असेंबली। सो यस, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यही आर्टिकल है उसमें भी मेंशन, सेम आर्टिकल जो आपके लोकसभा स्पीकर के लिए भी लागू होता है। ओके, सो करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, ओनली वन, विल गो विद ए। Let's see the final question of this session. Which one of the following reflects the nicest appropriate relationship between law and liberty? A very good question, conceptual question. यहाँ पे हमें law और liberty इनके बीच में relationship establish करना है। Law, liberty means freedom. वैसे मैं हमेशा freedom कहता हूँ, but last session में मैंने आपको इसके बारे में difference भी बताया था, जिससे ये सिर्फ मैं आपको एक तरह से एक्सप्लेन करने के लिए इजी होता है। फ्रीडम आते ही हम एकदम से वी कैन थिंक यस फ्रीडम, व्हाट इज फ्रीडम। लिबर्टी, लिबर्टी इज रीजनेबल फ्रीडम, यानी जहां पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं आपकी फ्रीडम पे। ओके, अब देखते हैं लॉ और लिबर्टी के बीच में रिलेशनशिप सबसे अच्छा कौन बता रहा है। इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी। ज्यादा लॉज होंगे तो कम लिबर्टी होगी, ऐसा हम जनरली सोचते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। लॉज बनाए जाते हैं सो दैट द सोसाइटी कैन फंक्शन स्मूथली, हमारा काम एकदम स्मूथली कर सकें, किसी तरह के डिस्प्यूट्स ना हो। डिस्प्यूट्स होने के लिए हम लॉ नहीं बनाते, या फिर लिबर्टी कम करने के लिए लॉ नहीं बनाते। कई बार लॉस के थ्रू लिबर्टी बढ़ती है। जैसे आपके लिए कोई लॉ बना दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन, तो राइट टू इंफॉर्मेशन के थ्रू आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, रीजनेबल इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से ले सकते हो। ये आपकी लिबर्टी एनहांस कर रही है, कम नहीं कर रही है एक लॉ। तो यस, मोर लॉ लेस लिबर्टी, इसको तो हम सीधा खारिज कर सकते हैं, विल एलिमिनेट दिस वन। इफ देयर आर नो लॉज नो लिबर्टी, सुनने में अच्छा लग रहा है, यस, नो लॉज, अगर लॉज है ही नहीं तो लिबर्टी भी नहीं होगी। हालांकि इस पे हम ज्यादा डेप्थ में डिस्कशन करेंगे, बिकॉज ये काफी हद तक सही लग रहा है, बट फिर भी हम दूसरे देख लेते हैं। इफ देयर इज लिबर्टी, लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल। अगर लिबर्टी है तो लॉस कौन बनाएगा, लोग बनाएंगे। ये सुनने में अच्छा लग रहा है, बट प्रैक्टिकली हम ऐसा ना ही देखते हैं और ना ही ये जरूरी है। लिबर्टी और लॉ के बीच में ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं हो पाता, बिकॉज ऐसा नहीं होता। बहुत कम ऐसे देश हैं जहां पे लॉज सीधे लोग बना रहे हैं। स्विट्जरलैंड को छोड़ के ऐसा कोई डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ही नहीं। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं, सो नहीं, ये भी नहीं है। बिकॉज लिबर्टी आपको कोई अथॉरिटी भी दे सकती है। अगर कोई अथॉरिटी है जिसके पास अधिकार है एंड उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है या फिर अथॉरिटी है, वो कोई लॉ बना के और लोगों को राइट्स दे सकते हैं, फ्रीडम दे सकते हैं। सो यस, ये जरूरी नहीं है कि लिबर्टी तभी होगी जब लोग लॉ बनाएंगे। देन इफ लॉज आर चेंज टू ऑफन, लिबर्टी इज इन डेंजर। अब देखो, सुनने में जरूर ऐसा लग रहा है कि यस, अगर बार बार हम लॉज चेंज करेंगे तो लिबर्टी एंडेंजर हो सकती है। बट ये सिर्फ एक ही साइड है, कॉइन का एक साइड है कि यस, हम इसको नेगेटिवली सोच रहे हैं कि अगर लॉज नेगेटिवली बार बार चेंज कर रहे हैं यानी मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो हो सकता है मैनिपुलेशन के थ्रू लिबर्टी डेंजर में आ जाए। बट इसकी पॉजिटिव साइड देखा जाए तो मे बी लॉ जो है, हमने एक बार लॉ बनाया, उसके अंदर कुछ कमियां थी, तो हमने उस कमियों को दूर करने के लिए फिर से उसमें कुछ चेंज लेके आए। फिर हमें कुछ कमियां लगी, उन कमियों को दूर करने के लिए हम फिर से उसमें कुछ चेंज लेके आए। तो यस, लॉज चेंज किए जा रहे हैं, बट पॉजिटिव मैनर में। हम बार बार उसमें कमियां ढूंढ के उस कमियों को खत्म कर रहे हैं, जो कि लिबर्टी को एंडेंजर नहीं कर रही है, उसे एनहांस कर रही है, उसको बढ़ा रही है। सो नहीं, ये वाला पार्ट भी पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। नाउ इस पार्ट को हम डिस्कस करते हैं अच्छे से, बिकॉज दिस इज द करेक्ट आंसर। नो लॉज नो लिबर्टी। अगर लॉ होंगे ही नहीं, सुनने में काफी अच्छा लगता है कि कोई लॉ नहीं है, इसका मतलब तो पूरा कंप्लीट फ्रीडम। बट एक्चुअली वो कंप्लीट फ्रीडम है, कंप्लीट लिबर्टी नहीं है। बिकॉज फ्रीडम का मतलब है कि आप पे कोई भी बाउंडेशन नहीं रहेगी, बट लिबर्टी का मतलब है आप पे रीजनेबल बाउंडेशन लगाई जा सकती है। यू आर नॉट फ्री टू डू एनीथिंग, यू आर फ्री टू डू व्हाट इज योर पोटेंशियल, व्हाट इज गुड फॉर द सोसाइटी, व्हाट इज गुड एट लार्ज। यानी कि हम सोसाइटी का भी देखेंगे, हम ये भी देखेंगे, हमारे कंट्री वाइज भी देखेंगे, पर्सनली उस इंडिविजुअल के लिए भी देखेंगे कि क्या ये फ्रीडम जो वो यूज कर रहा है, क्या उसकी पर्सनैलिटी के लिए अच्छा है,
उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। तो लॉज इसके लिए बहुत जरूरी है। अगर लॉज नहीं होंगे तो लिबर्टी तो होगी ही नहीं, बिकॉज लिबर्टी एक तरह का रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, रीजनेबल फ्रीडम है, और ये रीजन कौन लेके आएगा? ये रीजन आपका लॉ लेके आएगा। लॉ गिव्स रीजन टू द फ्रीडम, लॉ गिव्स रीजन, or we can say logic to freedom, और ये रीजनेबल फ्रीडम ही हम लिबर्टी कहते हैं। यस, लॉ गिव्स रीजन और लॉजिक टू द फ्रीडम, और ये जो रीजनेबल फ्रीडम है इसी को हम लिबर्टी कहते हैं। सो यस, अगर लॉ नहीं होगा तो लिबर्टी नहीं होगी। So the correct answer, nicest appropriate relationship is if there are no laws, there is no liberty. On this note, I'll end the session. I hope you liked the session. अगर आप इस सेशन को आपने पसंद किया, आपको कुछ नई इंफॉर्मेशन मिली है, then please do share this video with your friends and family, and please hit the like button. और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, then please subscribe the channel for more updates. सो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे 2018 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।